हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल GS365। आज का हमारा करंट अफेयर्स रहने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आज के टॉपिक, देन हम डिस्कस करेंगे अपना करंट अफेयर्स। उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब GS365 एंड जुड़ जाना है चैनल GS365 एट द टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको डेली बेसिस पर मिलती हैं डेली क्लासेस की PDF, ताकि आप रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी को एक फिर से धार दे सकें और बढ़ सकें सफलता की ओर। तो स्टार्ट करेंगे आज के हम टॉपिक्स की तरफ। तो टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं कि जेनिफर सिमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सूरीनाम में चुनाव हुआ है और वहां पर पहली बार महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाइफून डनास ताइवान में आया है और 2 लोग घायल हुए हैं। 2 लोग की मृत्यु हुई है और 500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक ये न्यूज़ रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजय गुप्ता ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजय गुप्ता को, ठीक है साहब, मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है किसका? ICC का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है SRN मेहता स्कूल ने नासा NSS अंतरिक्ष डिजाइन प्रतियोगिता जीती है। इसको भी जानेंगे, क्या प्रतियोगिता थी, किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स थे, वो हम सब बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूज़ को। हथियार डीलर संजय भंडारी को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है? आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है। आर्थिक भगोड़ा क्या होता है, क्यों घोषित किया, सब हम देखने वाले। सो डोंट वरी, टॉपिक थोड़े से नए लग सकते हैं बट आपको अटेंटिव रहना है, सब कुछ मिल जाएगा और बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्लास को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको टॉपिक्स पता चले, राइट। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रहने वाला है अंडमान निकोबार को जानेंगे और उसकी महत्ता को जानेंगे, सामरिक महत्व क्या है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा इन्वेस्टमेंट अंडमान निकोबार में डाला है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डेवलप होने वाला है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ेंगे हम पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले और थोड़े से टॉपिक्स ये रहे हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है साहब, क्लियर। तो हमने देख लिए हैं टॉपिक्स, अब हम बढ़ेंगे न्यूज़ की तरफ कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जेनिफर सिमंस, कौन सा? जेनिफर सिमंस को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। उनका चुनाव एक ऐतिहासिक गठबंधन के बाद हुआ जो कड़े मुकाबले के बाद होना। सूरीनाम अनुमानित ऑयल बूम के कगार पर है, अभी ऑयल बूम के कगार पर है सूरीनाम, ठीक है। अगर हम बात करें सूरीनाम को लेकर, तो अभी वहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस होने हैं। तो इनका चुनाव उस समय पे हुआ है जब सूरीनाम आर्थिक परिवर्तन के समय से गुजर रहा है, ठीक है। अभी आप सभी को पता है कि ऑयल बूम पर है। वहाँ पर 25 मई को संसदीय चुनाव में एक कड़ी टक्कर हुई, जहां पर हमने देखा कि सिमंस की जो पार्टी है, सिमंस किस पार्टी से है? सिमंस नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से है और उन्हें 18 सीटें मिली। वहीं जो दूसरी पार्टी थी, जो इसका नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, कौन सी? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, और उन्हें 17 सीटें मिली। यानी कि बहुत ही कांटे की टक्कर होनी हुई थी, जहां पर 18 सीट मिली जीतने वाले को और 17 सीट मिली हारने वाले को, और जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनको 16 सीटें मिली, ठीक है। अगर हम बात करें चुनाव प्रक्रिया को लेकर, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है। कैसे? जनता द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। आप नोट कर लेंगे, क्लियर। अगर हम बात करें चुनाव जो प्रोसेस होता है वो नेशनल असेंबली द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। जिस तरीके से हमारे असेंबली द्वारा किया जाता है उस तरीके से भी इनका भी, राष्ट्रपति का भी चुनाव भी नेशनल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। और इस असेंबली में जो उम्मीदवार का जो बहुमत है वो उसे 2/3 प्राप्त करना होता है। यानी कि असेंबली में 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी आप क्या बन पाएंगे? राष्ट्रपति बन पाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो जो असेंबली में क्या था, इनका बहुमत 50-50 हो रहा था, तो 6 महीने बाद इनको बहुमत मिला है और इनकी राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं कि 6 मंथ भी रहना जरूरी है। आप याद रख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल असेंबली के द्वारा चुना जाता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि नेशनल असेंबली में 2/3 क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, 2/3 बहुमत इन्हें प्राप्त हो, ठीक है।
थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, पहली महिलाएं हैं, ये भी याद रखेंगे कि पहली महिला कौन थी, जेनिफर सिमंस थे। आपको समझ में आ गया होगा। स्टैटिक पार्ट, न्यूज सब हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, बताइए, कि टाइफून डनास ताइवान में आया है और 2 लोगों की मौत हुई है और 500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ताइवान के मौसम ब्यूरो ने, यानी कि जो जैसे हमारा है IMD, ठीक है, इसी तरीके से मौसम ब्यूरो है, चेतावनी दी है कि रात में हवा और बारिश जारी रहेगी। सुबह सुबह डनास कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया। उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होता है, वो सब क्या है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। बट जो ताइवान, जो टाइफून डनास कैसा तूफान है ये आपको पता होना चाहिए। कैसा है, उष्णकटिबंधीय तूफान है, उष्णकटिबंधीय तूफान है। इसकी ऊर्जा का स्रोत होता है नमी और तापमान में नमी। ठीक है, यानी कि हवा में नमी, बेसिकली जितनी नमी होगी उतना ही क्या रहेगा, यह प्रभावशाली और बलशाली रहता है। जैसे जैसे यह सतह की तरफ बढ़ेगा तो इसकी नमी समुद्र से दूर जाने पर कम होती जाती है और टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मौसम ब्यूरो ने क्या बोला है कि रात में हवा और बारिश जारी रहेगी, बंद नहीं होने वाला है। टाइफून डनास को फिलीपींस में टाइफून बिसिंग के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, क्या टाइफून फिलीपींस में क्या बोला जा रहा है, फिलीपींस में टाइफून बिसिंग बोला जा रहा है। ठीक है, टाइफून डनास को। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। दरअसल में क्या हुआ था, उत्तर पूर्वी चीन सागर में यह चला था और जो अधिकांश लोग घायल हुए हैं ताइवान में, वह दक्षिणी भाग पर घायल हुए हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर की बात है, राइट। और यह अभी वर्तमान में भी सक्रिय है और इसने फिलीपींस ताइवान को प्रभावित किया है और वर्तमान में जो खतरा है वह पूर्वी चीन सागर में है। ठीक है साहब, क्लियर। अगर मैं बात करूं कि इस मौसम में यह चौथा तूफान है, मौसम की बात करें तो हम इस मौसम में चौथा तूफान है और वार्षिक तूफान की अगर देखें तो वार्षिक में यह पहला तूफान भी है, जो 4 जुलाई को बना था। यह हांगकांग के दक्षिण में विकसित हुआ था और वहां से इसे चलाना प्रारंभ किया है। अगर मैं बात करूं, नाम को लेकर बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो नाम को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या बोला जाता है, अमेरिकी महाद्वीप में इन चक्रवातों को हरिकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है। वहीं फिलीपींस और जापान में इन्हें टाइफून बोला जाता है। ठीक है, टाइफून, और चीन में टाइफू बोला जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है विली विली। तो इन सब नामों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही अटेंटिव और बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको पता होना ही चाहिए, मतलब अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूज और स्टैटिक पार्ट, राइट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि संजोग गुप्ता को ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजोग गुप्ता को ICC का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। भारत के शीर्ष प्रसारक संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। गुप्ता जेओफ एलॉर्डिंग्स का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, जेओफ एलॉर्डिंग्स का स्थान लेंगे, यह आप याद रखेंगे, जिन्होंने 4 साल तक सेवा देने के बाद जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो संजय गुप्ता का इनका स्थान लेने जा रहे हैं जेओफ एलॉर्डिंग्स का। 2010 में गुप्ता स्टार इंडिया, अब जियो स्टार है, जो शामिल हो गए थे और 1 दशक बाद डिज्नी और स्टार इंडिया को खेल प्रसारण प्रमुख बनाए थे। पिछले साल नवंबर में उन्हें जियो स्टार स्पोर्ट्स का CEO नियुक्त किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें संजय गुप्ता को, तो संजय गुप्ता जी पहले स्टार इंडिया, जो अब जियो स्टार है, ठीक है, डिज्नी स्टार और खेल इंडिया से जुड़े हुए रहे हैं, और उन्होंने जियो स्टार स्पोर्ट्स का CEO भी नियुक्त किया गया था पिछले साल नवंबर में। ठीक है, ये उनका प्रमुख योगदान था। अगर हम बात करें ICC को लेकर, ICC को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि एक क्या है, नोडल एजेंसी है, शासी निकाय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को लेकर। इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भी शामिल थे, और एक इंपीरियल क्रिकेट
कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी क्या हुई थी, कैसे कह सकते हैं, शुरुआत हुई थी के रूप में शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करूं इनके मुख्यालय को लेकर, तो मुख्यालय इसके कहाँ पे है, इस आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में। कहाँ पे है, दुबई, यूएई। ठीक है, आप सभी को आई होप बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर ऐसा होगा, किसी को रेयर ही ये बात पता होगी कि बहुत बहुत छोटी है, बट कभी नोटिस नहीं किया हमने, राइट। तो अब आप नोटिस रखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी, और एक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर को लेकर, तो इसका हेडक्वार्टर था दुबई, यूएई में। ठीक है साहब, ठीक है। सीईओ साहब की बात करोगे तो ये मतलब संजय गुप्ता जी की बात करोगे तो यह जियो स्टार का सीईओ इनको लास्ट साल नियुक्त किया गया था। 2010 में यह स्टार इंडिया में भी शामिल होते, जो वर्तमान में क्या है, जियो स्टार बन चुका है। ठीक है, और यह है जियो एलॉर्डिस का स्थान लेंगे। क्लियर, मतलब मैंने एक बार क्विक रिवाइज करा दिया आप सभी को पूरा चीजें। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि SRN मेहता स्कूल ने नासा NSS अंतरिक्ष डिजाइन प्रतियोगिता जीती। तो क्या है ये, एक मिनट, सॉरी। तो क्या है, कलबुर्गी स्थित SRN मेहता CBSE स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी, यानी कि NS क्या है, नेशनल स्पेस सोसाइटी, नेशनल स्पेस सोसाइटी स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी कि अगर हम बात करें, हम समझें कि क्या था, एक प्रतियोगिता थी जो किससे रिलेटेड थी, नेशनल स्पेस सोसाइटी स्पेस सेटलमेंट डिजाइन, स्पेस सेटलमेंट की बात से संबंधित डिजाइन की एक प्रतियोगिता थी, जिसमें कक्षा 8 की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, कौन से स्कूल को मिला है, SRN मेहता को मिला है। ठीक है, यह इस प्रतियोगिता में 25 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, लगभग 25, लगभग नहीं 25 याद रखें सीधा, 25 देश शामिल थे। ठीक है, और 25 देशों के 4900 लोग, बच्चे, 4900 बच्चे इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें कि यूएसए की थी, मतलब नासा की प्रतियोगिता थी, तो यह अमेरिका के फ्लोरिडा में थी। कहाँ पे थी, फ्लोरिडा में हुई है। कहाँ पे, फ्लोरिडा। यह प्रतियोगिता फ्लोरिडा में हुई है, जो कहाँ पड़ता है, यूएसए में। यह आप याद रखेंगे। और इस प्रतियोगिता को जीता किसने है, SRN मेहता स्कूल, जो कहाँ पर स्थित है, कुलबर्गी में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। क्लियर पॉइंट, क्लियर। इस जो प्रतियोगिता है, इस परियोजना का विजेता ने क्या दिखाया, मतलब जो हमारे स्कूल था उसने क्या दिखाया था, उसने उसकी जो शोकेस किया था उसमें क्या था कि एक स्थायी अंतरिक्ष कॉलोनी, स्टेबल स्पेस कॉलोनी का डिजाइन उन्होंने दिखाया था, जिसके लिए उन्हें प्रथम प्राइज दिया गया था कक्षा 8 की श्रेणी में। ठीक है साहब, चलो, बहुत ही बेसिक चीज थी। फैक्ट तो यही जो आपके सामने दिख रहा है। किसने जीती, SRN मेहता ने। कहाँ पर स्थित है, कुलबर्गी में है। ठीक है, नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, फ्लोरिडा, यूएसए में। ठीक, तो फैक्ट तो यही थे, 25 देश के शामिल, 25 लोग के देश शामिल थे, 4900 लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट हमारा है हथियार डीलर भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ब्रिटेन स्थित एक हथियार विक्रेता को भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को, किसको, भगोड़ा घोषित कर दिया है, संजय भंडारी को। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन होते हैं। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होते हैं जिसके विरुद्ध 100 करोड़ या उससे अधिक, ध्यान से सुनना, 100 करोड़ या उससे अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराध
ठीक है, के अंतर्गत, यानी कि लिस्टेड की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर रहा है, लिस्टेड अपराधों की बात हो रही है। लिस्टेड आर्थिक अपराध उन्होंने किए हैं और उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि आर्थिक अपराध की बात हो रही है और वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ या उससे अधिक की अगर वैल्यू है, उससे अधिक की उन्होंने लिस्टेड आर्थिक अपराध किए हैं और वारंट जारी हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपराध और मुकदमे से, आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत को छोड़ देते हैं और वहां वापस लौटने से हमेशा इनकार ही करते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं संजय भंडारी, जो ब्रिटेन बेस्ड है, मतलब ब्रिटेन में है और वह भारत आना नहीं चाहते हैं मुकदमे से बचने के लिए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया है, दिल्ली के विशेष हाई कोर्ट ने क्या किया है, उनको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। किस अधिनियम के तहत, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारत और नामीबिया के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 4 समझौते किए हैं भारत ने। कौन कौन समझौते किए हैं? भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उद्यमता विकास और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नामीबिया में एक उद्यमता विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। नामीबिया में एक डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई है। नामीबिया पहला देश है जहां एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी प्रणाली लागू करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ प्रौद्योगिकी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि नामीबिया पहला ऐसा देश है जहां पर एनपीसीआई ने यूपीआई प्रणाली को लागू करने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक के साथ प्रौद्योगिकी समझौता, टेक्नोलॉजी से संबंधित भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ जो टेक्नोलॉजी समझौते पर भी बात की गई है जो एनपीसीआई की है। ठीक है, तो नामीबिया कौन सा देश है ऐसा नामीबिया पहला देश बना है। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ थी। अब बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है। कितना दूर पड़ेगा? 1300 किलोमीटर दूर पड़ेगा और दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर उत्तर से 13 डिग्री 41 मिनट उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 53 पूर्व तक विस्तृत है। ठीक है, यानी कि जब हम बात पूरा अगर मैं गोला खींचता हूं तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत स्थित है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो जो नीचे का पॉइंट है, सबसे नीचे का जहां अंडमान निकोबार है, वो कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट 97 पर जो होता है, तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार की हम लोकेशन जान रहे हैं। उत्तर से कितना है? 6 डिग्री 45 उत्तर से 13 डिग्री 41 उत्तर तक है। फैलाव की बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो भाई मेरे 42 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लेकर 93 डिग्री 57 मिनट पूर्व में विस्तृत है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि अंडमान निकोबार 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऐसे ऐसे। तो कौन सी लाइन को डिवाइड करती है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार द्वीप को आपस में अलग करती है। आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। कौन सा? कि 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान द्वीप को और दक्षिण में किसको? निकोबार द्वीप को अलग करता है। अंडमान मतलब अंडमान और निकोबार, ऐसे अंडमान निकोबार दो बीच में, जैसे कि हमारे ये है 10 डिग्री 12 23.5 ऐसे लाइन है ना, ऐसे। तो 10 डिग्री जो लाइन है वो अंडमान निकोबार को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा और समझें अंडमान निकोबार को, तो यह 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है जो अलग अलग द्वीप समूह में विभाजित है, अलग अलग समूह में बटे हुए हैं और 500 से अधिक द्वीप हैं जिनको मिलाकर हम अंडमान निकोबार द्वीप बोल रहे हैं। ठीक है साहब, आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम लेंगे हम अंडमान निकोबार द्वीप के सामरिक महत्व। यानी कि अभी क्या हुआ है कि नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया था और इसकी अनुमानित लागत क्या है? 72,000 करोड़ रुपए किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की रणनीतिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि ये आपको सीधा एक्सेस देता है कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ये क्या है? महत्व क्या है? रणनीतिक, इसका रणनीतिक इंपोर्टेंस है। ठीक है, इस पहल के द्वारा क्या 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या? विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है।
उद्देश्य क्या है? विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। 72,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो क्या क्या बना रहे हैं इसमें? क्या बनेगा? एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इस प्रोजेक्ट में, और एक विद्युत संयंत्र है, और एक टाउनशिप विकास सहित और भी इंपॉर्टेंट पहले हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जिसे कौन चला रहा है? नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया प्रोजेक्ट, और इसकी लागत कितनी है? 72,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और श्री अरविंदो सोसाइटी ने विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिला लिया है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग DPWD ने दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2013 की धारा 16, 17, 44 से अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी, किससे? श्री अरविंदो सोसाइटी SSS, सॉरी श्री अरविंदो सोसाइटी SAS के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। ठीक है, रूपांतर कार्यक्रम के अंतर्गत SAS प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ई प्रमाण पत्र जारी करने और नवीन समावेशी शिक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग करके प्रोजेक्ट समावेशन को लागू करेगा। यानी कि अरविंदो सोसाइटी अब क्या करने वाली है? अरविंदो सोसाइटी क्या करेगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फिर सर्टिफिकेट्स देगी। ठीक है, और नवीन समावेशी शिक्षण प्रथाओं को क्या करेगी? एनकरेज करेगी। किस तरीके से? मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके। ठीक है, ओवरऑल इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया है प्रोजेक्ट समावेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, क्योंकि आप एक चीज भी समझिए कि जो न्यूज में है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट स्टैटिक पार्ट की मैं बात करूँ तो कुछ टॉपिक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस ओरिएंट समझो, फिल्म्स ओरिएंट समझो, इंटरव्यू के लिए भी समझो। जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, ठीक है, जो संवेदनशील होते वर्ग, जैसे कि महिला हो गया, ठीक है, जैसे कि जो दिव्यांगजन हो गए, जैसे कि किसान हो गया, जैसे कि कृषि हो गया। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स तो एक अलग पार्ट हो गया, बट यह क्या है? ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिला है ना, महिला सशक्तिकरण का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो महिला की हम बात कर रहे हैं। महिला संबंधित कुछ भी आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। कुछ भी पढ़ रहे हो आप महिला संबंधित टॉपिक, उससे संबंधित क्वेश्चन बनते मेंस में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप हम समझ सकते हैं SDG एक टॉपिक होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, वो हो गया, उससे संबंधित हो गया गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। ये वो टॉपिक है जो ओवरलैप करते हैं इधर उधर। कहीं रिपोर्ट आई तो करंट का पार्ट बन गया, नहीं तो बेरोजगारी क्या होता है? स्टैटिक पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो करंट में ना होते हुए भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखें जब आप तैयारी के दौरान अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोजेक्ट समावेशन कौन लागू कर रहा है? प्रोजेक्ट समावेशन के लिए किन दो वर्गों के बीच, किन दो विभागों के बीच, किन दो संस्थाओं के बीच MOU साइन हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका प्रोजेक्ट समावेशन क्या है, किससे संबंधित है, तो क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है प्रोजेक्ट समावेशन का? उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये है लक्ष्य। तो आप इस तरीके से पढ़िए, जानिए, थोड़ा न्यूज को कनेक्ट किए, समझिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रट लोगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप क्लास करके एक बार PPT भी पढ़िए, ताकि आपको एज ए बुक भी पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ कहानी सुन के मत जाइए। कहानी सुन लेंगे, कहानी आज याद रहेगी, कल याद नहीं रहेगी, बट जब आप कुछ आंखों से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कवर कर लिया है हमने। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI सक्षम NMDA परियोजना शुरू की है। करने के लिए BEL किसके साथ? BEL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री और तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता NDMA परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ समझौता किया है। किसके लिए किया है? राष्ट्रीय समुद्री डोमेन सुरक्षा
MDA के लिए BEL के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है। इस परियोजना से क्या होगा, इस परियोजना से क्या होगा, जब हम AI इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी परियोजना में तो क्या होगा, जो डाटा होगा उसका विश्लेषण हम सही तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हो सकता है, यानी कि बेहतर तरीके से हम डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सूचना साझा करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे कि कौन सूचना साझा कर सकते हैं, राष्ट्रीय कमान, नियंत्रण, संचार, खुफिया कोई चीज़ है, नेटवर्क। ठीक है। तो इन सब से क्या हो सकता है, इन सब से क्या होगा कि जो हमारी NDMA है, NDMA मतलब समुद्री डोमेन सुरक्षा जागरूकता परियोजना। ठीक है। NDMA के नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट ला सकते हैं, एडवांसमेंट आएगा इससे। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते देख सकते हैं। ठीक है। तो वन डे एग्जाम के लिए सिर्फ आप क्या रखेंगे, किन दो बीच के लिए कॉन्टैक्ट हुआ है, NDMA के लिए भेल के साथ कॉन्टैक्ट किया है भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने, आप याद रखेंगे। बाकी आप याद रख सकते हैं मीन्स ओरिएंटेड कि इससे क्या होगा, डेटा विश्लेषण हो सकता, डेटा विश्लेषण में आसानी होगी, इजी हो सकता है, बेहतर हो सकता है। सूचना साझा करने में के लिए जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है NG-31 उसको भी एडवांसमेंट किया जा सकता है। मतलब एडवांसमेंट हो गई होगा जब AI, यानी कि AI आ गया तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमेटेड, और जो प्रोसेसिंग है वो तेज हो जाएगी और ऑप्शन भी ज़्यादा रहेंगे किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 9 जुलाई को राष्ट्रीय चीनी कुकीज़ दिवस मनाया गया। कुकी आंदोलन की बात नहीं हो रही, कुकीज़ की बात हो रही है, कुकीज़। ठीक है। तो राष्ट्रीय चीनी कुकीज़ दिवस हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, ताकि बेकिंग की दुनिया में एक प्रिय क्लासिक सरल लेकिन स्वादिष्ट चीनी कुकी को मान्यता दी जा सके। आप मानो या मत मानो, आप हो सकता है अलग थॉट प्रोसेस हो, आप कुछ और सोचते हो, बट आप एक चीज़ समझिए कि ये US वाले अपने अकॉर्डिंग कुछ इन्हें प्रमोट करनी होती है तो कुछ भी कर देते हैं। अब इनको कुकीज़ प्रमोट करनी, तो 9 जुलाई को कुकीज़ दिवस मना रहे हैं। ठीक है। अब क्या करें कि हम आपको एक क्लासिक सरल स्वादिष्ट चीनी से बने हुए कुकीज़ खिलाते हैं, उनको मान्यता दी, मतलब उसको क्या करें, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि चीनी से बना हुआ आटा, मक्खन, अंडे, है ना, वैनिला जैसी जो क्या है फंडामेंटल्स सामग्री से बने जो चीनी होते हैं, वो इनका क्या है, चॉकलेट से वो बढ़ता है, उससे ये होता है, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं ताकि आप वो समझ के इनको प्रमोट करें। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए से कर रहे हैं। बट एज ए GS, एज ए स्टूडेंट हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि राष्ट्रीय कुकी दिवस हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। 9 जुलाई को मनाया जाता है और स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है, USA में मनाया जाता है। आप याद रखें, या मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट आपकी आंखों में आ गया है तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। क्लियर। चलो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आंध्र प्रदेश ने वेक्टर जनित रोगों से निपटने के लिए AI संचालित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किस सरकार ने, कौन से स्टेट ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की। तो किसने की है, आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक है। इससे क्या होगा, ये क्या कर सकता है, ये बताएगा मच्छरों की प्रजाति, उनकी जनसंख्या का स्तर क्या है और पर्यावरण स्थिति पर उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। क्लियर। और इससे हम जो AI इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम जो रियल टाइम पर जो डाटा है उसका हम उपयोग कर सकते हैं अलग तरीके से, उन चीज़ों का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं सब हम देख सकते हैं, और बहुत सारे नए ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे जब हम AI को इंट्रोड्यूस कर देंगे मच्छर निगरानी के लिए। ठीक। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर हम बात करें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो अभी 96 स्थानों पर इसे लागू किया गया है। कहाँ पे, 96 स्थानों पर इसे लागू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है, कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे किया गया, आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया है। और आंध्र प्रदेश में 96 जगह इसे लागू किया गया है। जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश की, जैसे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, है ना, इनके जो छोटे छोटे नगर निगम हैं उन पर इसको पहले क्या किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्हें स्टार्ट किया जा रहा है
किसको? एआई को, जो क्या कर रहा है, मच्छरों की निगरानी कर रहा है। ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य शहर जैसे विशाखापत्तनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, काकीनाडा, है ना, चाहे हम बात करें कुरनूल की, एक इंपॉर्टेंट शहर है नेल्लोर, है ना। तो इनके जो नगर निगम है, इनमें पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चेक किया जा रहा, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सॉरी ये 96 नहीं, इसे करेक्ट कीजिएगा फैक्चुअली, आई एम सॉरी, इसे फैक्चुअली करेक्ट कीजिएगा। हाँ ये करेक्ट कीजिएगा, ये 66 है। ठीक है, ये 66 है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट मेरा है MIB ने भारत में AI संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कला सेतु चैलेंज शुरू किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज लॉन्च किया है। तो भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है कला सेतु। कला सेतु का मतलब क्या है, कला सेतु क्यों लॉन्च किया गया है? तो कला सेतु पहल क्या कर रहा है कि जो भारत के जो AI स्टार्टअप्स को कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए, मतलब जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज में, भारतीय सभी भाषाओं में ये सपोर्ट करेगा। जैसे कि काम क्या रहेगा इसका, जैसे कोई चैप्टर है उसकी ऑडियो बनाना, वीडियो या फिर ग्राफिक्स बनाना, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्वदेशी है, और इसका हम स्केलेबल समाधान करने के लिए इसे आमंत्रित किया गया है, स्टार्ट किया गया है। आप समझ रहे पॉइंट? दोबारा सुन लीजिए कि जो यह पहल है भारत भर के AI स्टार्टअप्स को, ठीक है, जो कला सेतु प्रोजेक्ट है, जो भारत में सारे AI स्टार्टअप्स हैं उनको भारतीय भाषाओं का समर्थन प्रदान करने के लिए, पार्ट से कोई ऑडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, सबको क्या कर रहा है, सबको आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, कि आपके हम सॉल्यूशन जो भी रहेंगे, सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इन लैंग्वेज में, भारत की भाषाओं में। ठीक, क्लियर? तो ये भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनके लिए काम करेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है शायद ये, पर आप याद रखेंगे कला सेतु। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, एक अच्छे एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा, आई डैम श्योर। कला सेतु वर्ड याद रखना, और मेरी बात भी याद रखना, कला सेतु। ठीक है, अगर किसी को न्यूज़ समझ में नहीं आई है तो जाके PPT पढ़ लेना, बट कला सेतु को छोड़ना मत कि समझ नहीं आया, बोरिंग सा है, तो छोड़ना मत। आइए नेक्स्ट, हरदीप सिंह BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए हैं, और यह विक्रम पवार का स्थान लेंगे। तो हरदीप सिंह बरार ने 1 दिसंबर 2025 को BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है, CEO नियुक्त किया गया उनको, और यह विक्रम पावा का स्थान लेंगे, जो BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे। यानी इनका ट्रांसफर हो गया है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ट्रांसफर हो गया है, और भारत की जो ग्रुप है उसके लिए हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले बरार किया इंडिया यानी किया जो किया वाला है, किया इंडिया के लिए यानी कि इंडिया, ठीक है, कि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिक्री एवं विपणन के लिए राष्ट्र प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, निशान और जनरल मोटर्स सहित शीर्ष ऑटोमोबाइल ब्रांडों में 30 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है, यानी कि इन सब में काम कर चुके हैं, मारुति में, वॉक्सवैगन में, निशान में, ठीक है, और किया में काम कर चुके हैं। तो इतने बीचों में, इतनी संस्थाओं में ये काम कर चुके हैं, ऑटोमोबाइल्स में काम कर चुके हैं, और इन्हें 30 वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है। अभी यह किस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं, तो यह BMW ग्रुप फॉर इंडिया, ठीक है, जो BMW का इंडिया वाला ग्रुप है उसके लिए इनको CEO नियुक्त किया गया है। अब ये वहां अपनी सेवाएं देंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लो जी, जलने वालों, इसे कहते हैं जलाना, एक और सिस्टम फाड़ दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला, अरे भाई एक मिनट देना मेरे को, ये तो नाम बड़ा छोटा है, तो
लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा, आप याद रखेंगे, लुइस इनासियो दी सिल्वा ने ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। भाई क्या नाम है, याद रख लेना भाई, क्योंकि अभी दिया गया हाल फिलहाल में। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि अवार्ड्स की लाइन सी लग गई है अभी रिसेंट। 5 देशों के बजट पर थे, 3 देशों ने को दे दिया है अवार्ड। ठीक है, तो तब बहुत ही रेयर है कि अभी ये क्वेश्चन आए। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा आएगा, मैं बताऊं क्या आएगा, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो मई 2014 से ये वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से पढ़ेंगे आप। तो क्वेश्चन आएगा ये वाला, अगर आप सही सोचते हैं तो 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से यह किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला 26वां ये नंबर आएगा क्वेश्चन। 26वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उनके बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। तो भाई ये 26वां था दुनिया जो अपने देशों के सर्व सम्मान दिए गए हैं, 26 सर्वोच्च सम्मान 26 देशों के द्वारा। ठीक है, तो जो विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कर रहा है ना, थोड़ा विचार कीजिए कि ऐसा क्या है व्यक्ति में जो विदेशों से और सर्वोच्च सम्मान, ऐसा नहीं कोई ऐसी दे दिया हो कि 3rd कैटेगरी का या 2nd कैटेगरी का, नहीं, 1st कैटेगरी का सर्वोच्च सम्मान अपने देश का लोग दे रहे हैं, तो कुछ तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। आपको बताऊंगा अभी एक चीज, भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास जय माता शुरू किया। ठीक है साहब, अब आप ये अभ्यास याद रखेंगे, जय माता। उसकी वजह यह है कि भारत के अभ्यास के नाम में भी पहली बार ऐसा दिखा है कि ऐसा नाम रखा गया कुछ। ठीक है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, इसे याद रखेंगे, जय माता अभ्यास। ठीक है, तो किसके बीच हुआ है, जापान और भारत, जापान और भारत के बीच हुआ है। कोस्ट गार्ड का हुआ, किसका था ये, कोस्ट गार्ड का। कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज था। उद्देश्य क्या है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द लास्ट, इट वाज द लास्ट स्लाइड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने वीडियो कवर की। जिन लोगों ने वीडियो देखी उनके लिए थैंक यू, जिनने नहीं देखी उनके लिए भी थैंक यू। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहिए, वीडियो डेली 8 बजे चैनल पर अवेलेबल हो रही है हर डे, कोई डिले नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आ रहा है आजकल। हालांकि तबीयत खराब थी मेरी आज, बट मैंने फिर भी क्लास ली है। ठीक है, सो आप अटेंटिव होकर क्लास कीजिए, आई डैम श्योर कि क्वेश्चन फंसेंगे, फंसना ही पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।